गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो कल का हमारा जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करे थे जो आप लोगों के यूटी में आपसे पूछे गए। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो पहले तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग कल की जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो पहले तो लास्ट वीडियो को जाके देख लें ताकि ऊपर के जो 20 क्वेश्चंस तक का उन्हें क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उन्हें ना आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। ये हमसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स करंट गेट्स इट्स स्टेडी वैल्यू, देन इट्स इनिशियल करंट विल बी। तो जब करंट कोई अपनी स्टेडी वैल्यू को प्राप्त कर लेती है तो उसकी इनिशियल वैल्यू इसी के बराबर होती है, इसीलिए उसे स्टेडी ही कहा जाता है। सो दैट इज इक्वल टू इट्स स्टेडी करंट। तो ऑप्शन ए इज विल बी राइट। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेज, दो और दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हो उस कंडीशन के लिए हमें ये इन चार ऑप्शंस को पढ़ना है। तो दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस यानी सीरीज में कुछ इस तरह जुड़े होंगे। अगर ये इसे हम R1 मान लें, इसे हम R2 मान लें, इसे R3 मान लें, तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर इज सेम, the voltage through each resistance is same, neither current nor voltage through each resistance is same, both current and voltage through the each resistance are same। तो हमें पता है कि हर एक रेजिस्टेंस, हर एक रजिस्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है जो है, यानी जो वोल्टेज है वो तो सेम हो ही नहीं सकता अगर अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं तो। पर करंट जो है वो सेम फ्लो होती है सीरीज केस में। तो इसमें भी ऑप्शन ए हमारा सही होगा, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। चलिए थर्ड क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। कंबाइन थ्री रेजिस्टर्स 5, 4.5 and 3 in such a way that the total resistance of these combination is maximum। तो ध्यान रखिए, ये मैं आपको जब लास्ट टाइम हम लोगों ने जब मैंने आपको रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे तो भी आपको बताया था कि अगर कोई रेजिस्टेंस हो R1, R2 और R3, तो अगर आप उनको सीरीज में जोड़ देंगे तो उनका नेट कॉम्बिनेशन बनेगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो एक मैक्सिमम वैल्यू को देगा। और अगर आप इनको पैरेलल में जोड़ दें तो इनका नेट कॉम्बिनेशन होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो कि मिनिमम रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है इसमें मैक्सिमम इज मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम सीरीज में होगा। तो सीरीज में अगर हम इनको जोड़ें तो 5 3 8, 8 4 12 यानी 12.5 ओम will be the maximum resistance। so option A is right। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 तीनों का ही ऑप्शन ए ही हमारा सही था। कुछ ने तुक्के मार के इस क्वेश्चन को सही किया है और कुछ ने सॉल्व किया होगा, लेकिन खैर चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसमें ये उम्मीद करी जाती है कि अगर सही ऑप्शन पे टिक है तो नंबर दिए जाएं, इसीलिए आपको नंबर जरूर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा जाएगा, अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं और आप उन्हें सीरीज में जोड़ें तो आपको जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और पैरेलल के केस में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर is connected across a variable external resistance capital R। As resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। तो पहले तो आप इसका एक सर्किट डायग्राम समझ लीजिए। देखिए, माना ये हमारा एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये इस तरह का एक सेल है, ठीक है। इस टाइप के डायग्राम हमने बनाए हैं, पढ़े हैं, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई बैटरी ओपन है यानी किसी सर्किट में अटैच नहीं है तो उस समय उसका जो नेट ईएमएफ है, जो नेट उसका पोटेंशियल है, वही उसका ईएमएफ कहलाता है। और जब वो सर्किट में कनेक्ट हो जाता है तो जितना वोल्टेज वो ड्रॉ कर रहा है, जितना वोल्टेज वो सप्लाई दे रहा है, वो उसका वोल्टेज है। तो उनमें जो रिलेशन है वो है हमारा दैट इज V इक्वल्स टू E माइनस
आई आर, E minus IR, where V equals to I plus R, IR, V equals to IR. तो अगर हम इसमें नेट रेजिस्टेंस, इसमें कहा जा रहा है कि अगर कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ा दी जाए, अगर कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो पोटेंशियल और आर के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। तो देखिए, जब हमारा सर्किट जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है, उस केस में जो हमारा नेट वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा जाता है वो कुछ इस तरह लिखा जाता है, दैट इज V इक्वल्स टू E माइनस I टाइम्स R प्लस R, where capital R is the external resistance and small r is the internal resistance of the cell। तो जाहिर है अगर R की वैल्यू आप लगातार बढ़ाते रहेंगे तो E से काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू घटने जाने लगेगी, यानी V की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। R की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये नेगेटिव फैक्टर जो है, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R, अगर R की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ये जो I टाइम्स R प्लस R है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, जो कि E में से घटाई जाएगी, तो रिजल्टेंट वैल्यू V की कम होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी वो ग्राफ जो डिक्रीमेंट को बता रहा है वही ग्राफ हमारा सही ग्राफ होगा। तो इसमें भी आप अगर ध्यान से देखें तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। तो 21 से लेकर 24 तक अभी तक सभी के ऑप्शन ए ही सही आए हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, in a Wheatstone bridge, if the battery and galvanometer are interchanged, then the detection in the galvanometer will be। तो ये क्वेश्चन जो है भी बहुत इजी है। मैंने इसके लिए बोर्ड वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने इसके लिए लैपटॉप की हेल्प से वीडियो बनाई थी, वीडियो लेक्चर तैयार करे थे, और जो सेकेंड यूनिट की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर पड़ी हुई मेरे चैनल पे, उस प्लेलिस्ट में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कराया था। आप में से कुछ ने जो देखा होगा, जिन्होंने लाइव लेक्चर्स अटेंड करे हैं, उनको ये चीज पता होगी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली 4 अलग अलग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिनमें जो एक किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पे जुड़े हों, और उनके किन्हीं भी 2 डायगोनल के बीच में हम जो 2 डायगोनल्स होते हैं, तो किसी भी एक डायगोनल के करस्पॉन्डिंग हम बैटरी लगाते हैं और दूसरे के करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर, और उनको इंटरचेंज करने पर भी रेजिस्टेंसेस के रेशियो में कोई खास चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। यानी जो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर नल डिटेक्ट कर रहा था तब भी वो नल डिटेक्ट ही करेगा। सो दैट इज नॉट चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट। तो ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी के डायगोनल्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन अ मेटल conductor connected to left gap of the meter bridge, then it's heated to the balance point, shift towards the right। question number 27, in a potentiometer of 10 wires, the balancing point is obtained on 7th wire, to shift the balance point on 9th wire। ऑप्शंस हैं, तो पोटेंशियोमीटर में 7 वायर पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है, उसको 9th वायर पे शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। सो टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सेल हुज ईएमएफ इज डिटरमाइंड। सो ऑप्शन डी इज राइट। नाउ AB is a wire of potentiometer with the increase in value of resistance R, the shift in the balance point is towards B। 3 resistors each of 2 ohm are connected together in a triangular shape, the resistance between any 2 vertices will be। तो इसे आप पहले तो बना लीजिए, ये कुछ इस तरह से हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस हैं, सभी की वैल्यू है 2 ओम।
are connected together in a triangular shape, the resistance between any two vertices, तो हम अगर इन के और इनके बीच की अगर हम निकालें तो आप यहां से देखिए, अगर यहां से करंट आई गई तो वो इस तरफ दो तरफ डिवाइड हो गई होगी, और ये करंट इन दोनों में सेम रही तो ये वाले रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में हो गए तो 4, और ये वाला पैरेलल में दैट इज 2। तो अगर हम इन्हें आप कंबाइनली ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम 4, 1 प्लस 2 दैट इज 3/4। सो आप इनका अगेन रेसिप्रोकल करेंगे, सो 4/3, आंसर इज 4/3 ओम, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरह ये सरल सरल क्वेश्चन थे जो आपको यूटी में दिए गए थे, और इनमें से कुछ ने काफी अच्छा स्कोर किया है। बहुत जल्द मैं आप लोगों की जो स्कोर शीट है वो जारी कर दूंगा, और अटेंडेंस शीट भी जारी कर दूंगा। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है वो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखती हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिखने में सुनने में बड़ा आसान लगते हैं कि क्या है, 4 ऑप्शंस तो होंगे, उनमें से एक को कर देना है, लेकिन एक्चुअली सबसे जो टफेस्ट मोड ऑफ एग्जाम है वो यही एमसीक्यू एग्जाम होता है। तो इसीलिए आप इस चीज को ध्यान रखें, काफी सीरियसली लें, क्योंकि लगातार लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना की वजह से स्कूल्स नहीं खुल पा रहे हैं, और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो लगातार लेट होती जा रही है। और ऐसा तो है नहीं कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम छोड़ देंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने 2019-20 में बोर्ड एग्जाम दिया है, उनमें से कुछ ने तो खैर फिजिक्स का पेपर दिया ही था, कुछ के कुछ पेपर छूट गए हैं, जो कि बोर्ड अब डिसाइड कर रहा है कि 1 जुलाई से कराएं या कब से कराएं। तो उन लोगों का तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन आपका अभी आपके अपने हाथ में है भविष्य। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितनी मेहनत से इस चीजों को पढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम निकलता ही जा रहा है। अब आज 22 जून हो गई है, 22 जून के बाद सॉरी आज है 25 जून, आज 25 जून हो गई है, थोड़ी दिनों में जुलाई आ जाएगी, और शायद जुलाई मंथ में भी आपके स्कूल्स खुल नहीं पाएंगे। और आपको पता होगा कि हम 12th का जो सेशन है वो मार्च से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून कंप्लीट, एंड और अगर जुलाई भी गई तो वो भी गई। तो ये जो 5 मंथ का आपको लॉस है, ये जो 5 मंथ का आपको लॉस हो रहा है, ये कवर नहीं कर पाएंगे आप किसी हालत में, अगर आप अभी से आपने सुध नहीं ली तो। आप नहीं जानते, नहीं समझ रहे हैं अभी, शायद कुछ स्टूडेंट्स शायद जागे हुए नहीं हैं, या पता नहीं उन्होंने क्या सोच रखा है। मेरी आपको यही सलाह है कि जितनी जल्दी जाग जाएं, आपकी आंखें खुल जाएं, उतना अच्छा आपके लिए ही बेहतर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, नहीं ये 29 तो हो गया, 20, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, a charge is moving across a junction, then momentum will be conserved, momentum will not be conserved, at some place momentum will be conserved, at some places momentum will not be conserved। तो ध्यान रखिए, momentum is always being conserved, momentum conservation of momentum 11th में पढ़ चुके थे। now 31, which of the IV graph represents ohmic conductors। ठीक है, ohmic conductors ध्यान रखिए, ohmic conductors हम उनको कहते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस में कोई चेंज ना किया जाए तो उसके सिरों के बीच लगने वाले पोटेंशियल और उसमें फ्लो होने वाली करंट का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये चीज वैलिड है, अगर ये चीज वेरीफाई हो रही है, तो वो ओमिक कंडक्टर कहलाएगा और ओम लॉ को फॉलो करने वाला कहलाएगा। तो इस केस में हमें पता है स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, तो ये कंडक्टर आईवी का ये जो ग्राफ है, ये आपके ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये सारे जो बचे हुए बी सी डी हैं, ये ग्राफ, थैंक यू मैम, ये बी सी डी ग्राफ, ये सारे ग्राफ जो है वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, सो द IV कैरेक्टरिस्टिक शोन इन फिगर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी देखिए स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये भी एक नॉन ओमिक कंडक्टर है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो ग्राफ आपके सामने इस समय शो हो रहा है,
ये एक डायोड के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायोड के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये एक टाइप का सेमीकंडक्टर कर्व है, सेमीकंडक्टर्स के लिए एक कर्व है। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो नॉन ओमिक्स होते हैं, तो इसमें इंसुलेटर ऑप्शन नहीं हो सकता, सुपरकंडक्टर भी नहीं हो सकता, ओमिक तो है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स नॉन ओमिक इज द करेक्ट आंसर। आगे आने वाले जो यूनिट्स है, यूनिट 10 में हम डायोड के बारे में पढ़ेंगे, 9th एंड 10th में, तो इसको देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। Okay, the resistivity of alloy magnin is, so the resistivity of the alloy magnin is nearly independent of temperature, increase rapidly with increase in temperature, decrease with increase in temperature, increases rapidly with decrease in temperature. So the magnetic material is used because its resistivity is nearly independent from the temperature. So option A is right. Question number 34. The material used in meter bridge wire is, so iron, copper, silver, none of these. Actually constant ton या मैग्नेटिक वायर यूज किया जाता है, so option D is right, none of these. ध्यान रखिएगा, हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, none of these. ध्यान रखिए, कांस्टेंट टन और मैग्नेटिक वायर यूज किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे none of these हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड, तो पोटेंशियोमीटर हमें पता है ईएमएफ को कंपेयर करने में भी यूज होता है, डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में भी यूज होता है, सो ऑप्शन सी दैट इज ए एंड बी बोथ। ओके, मूविंग ऑन द 36th क्वेश्चन, रेजिस्टेंस इन एनी मटेरियल कॉज्ड ड्यू टू, तो ये हम कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि कैसा भी कंडक्टर क्यों ना हो, चाहे वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ही क्यों ना हो, उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा वाइब्रेशनल मोड में होते हैं, और इन वाइब्रेशंस को कहा जाता है थर्मल वाइब्रेशंस। तो ये थर्मल वाइब्रेशंस के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इन थर्मल वाइब्रेशन से टकराते हैं, जिसके कारण उनके रास्ते में एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, रुकावट क्रिएट होती है, और इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस पूरी घटना में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड थर्मल वाइब्रेशंस आल्सो। सो ऑल ऑफ दीज इज द बेस्ट सुटेबल आंसर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। इसमें हम ऑप्शन डी को सही मानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, a wire of length L made of material resistivity rho is cut into two equal parts, the resistivity of the two parts is equal to rho। समझ लीजिए बेटा ध्यान से, हमें पता है कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है, where rho is the resistivity of the material, L is the length of wire and A is the cross section area। अब अगर आपने वायर को, ये आपका अगर वायर है, इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट L1 हो गया, एक पार्ट L2 हो गया, तो भी अगर मटेरियल तो वही रहा। अगर आपने कॉपर का वायर लिया था तो अभी भी ये कॉपर ही है, अगर आपने सिल्वर का लिया था तो अभी भी ये सिल्वर है, और रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है, ना कि लेंथ की वजह से, जिस कारण जो वायर को दो बराबर हिस्सों में बांटने पर भी वायर की रेजिस्टिविटी में कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। इसीलिए जो रो रेजिस्टिविटी हमारी पहले थी वो वायर को दो बराबर हिस्सों में बांटने के बाद भी रो ही रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाएंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल था, ध्यान रखिएगा कि जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा मटेरियल की टेंडेंसी है, ना कि उसकी फिजिकल शेप की या प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ size or shape or anything else. Now the moving on, question number 38. A battery of 10 volt carries 20,000 coulomb of charge through the resistance of 20 ohm. The work done in 10 seconds. Okay, so आपसे work done पूछा जा रहा है, तो बेटा ध्यान रखिए, work done का फॉर्मूला होता है VQ, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल V is how much work you had done on per unit चार्ज। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला आ गया Q इंटू V। तो हमें क्या दिया हुआ है, चार्ज पूछा गया है,
तो चार्ज टाइम सब में निकालना है, तो हमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देना है, बाई टी हम कर देंगे तो भी हमें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 वोल्ट एंड चार्ज 20,000। ओके, तो इस तरह हमें मिल जाएगा। तो 2 इंटू 10⁵ जूल इज द राइट आंसर। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना शुरू किया था तो भी मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन है वो बड़ा ही स्पेशल चीज है। मान लीजिए एक 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हुआ, 1 सेकेंड में फ्लो हुआ, तो करंट की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। वहीं 2 कूलम चार्ज अगर 10 सेकेंड में फ्लो हुआ तो करंट की वैल्यू हो गई 0.2 एम्पियर। अब यहां पर चार्ज तो देखो 2 कूलम ही फ्लो हुआ है, हम तो ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए, तो चार्ज तो 2 कूलम ही फ्लो हुआ है पहली कंडीशन में भी और दूसरी कंडीशन में भी, लेकिन फिर भी करंट की वैल्यू अलग अलग है। तो ध्यान रखिए, करंट के केस में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट के केस में अगर आप किसी पर्टिकुलर चार्ज को फ्लो करने में जितना ज्यादा टाइम लेंगे, आपके करंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा छोटी होती चली जाएगी। बट वर्क डन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए द आंसर विल बी 2 इंटू 10⁵ जूल्स। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी इसी टाइप का है, काफी इजी है। कहा जा रहा है कि अ बॉय रिकॉर्ड्स दैट 4000 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज between 2 points of a resistor, then the current will be passed through it। तो पहले आप V निकाल लीजिए। आपको क्या निकालना है? V। आप पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल यानी वर्क डन आपको दिया हुआ है 4000 जूल, 4000 जूल वर्क दिया हुआ है और आपको चार्ज भी दिया हुआ है 10 कूलम और V आपको निकालना है। तो पोटेंशियल हो गया आपका 400 वोल्ट। 400 वोल्ट। करंट आपको निकालनी है, करंट के लिए फॉर्मूला है V अपॉन R, बड़ा सिंपल। तो V कितना निकल के आया आपका 400 वोल्ट और R की वैल्यू दी हुई है दैट इज 50। ओके, तो 5 × 8 = 40, 8 एम्पियर आपका राइट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीजें जो है छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पैनिक नहीं होना है, ना एग्जाम में ना बोर्ड में, और बहुत ही सधे हुए माइंड से। देखिए आपको 10 MCQs करने का मौका मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में, और ये मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट का एक भी MCQ क्वेश्चन जो है गलत हो। तो धीरे धीरे हम हर एक यूनिट के लिए अलग से एक MCQ सीरीज लाएंगे। आप प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बढ़िया धुआंधार पढ़ाई कीजिए एकदम जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, दो वायर हैं, 2 वायर्स ऑफ अ सेम लेंथ ऑफ एरिया मेड ऑफ 2 मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू सोर्स ऑफ पोटेंशियल V, द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द सेम वायर। बड़ा सरल। देखिए 2 वायर हैं, एक का रेजिस्टेंस मान लीजिए R1, एक का रेजिस्टेंस मान लिया आपने R2, एक की रेजिस्टिविटी ρ1, एक की रेजिस्टिविटी ρ2। इसमें कहा गया है कि एरिया और लेंथ सेम है, यानी L/A सेम रहेगा, L/A दोनों के लिए सेम रहेगा, L/A दोनों के लिए सेम रहेगा। डिवाइड कर दीजिए, L/A कट गया, L/A कट गया, यानी जो R1 R2 का रेशियो है वही रेजिस्टिविटी का भी रेशियो होगा। और जोड़ा किसमें क्या है? सीरीज में। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या होता? R1 प्लस R2, यानी इस केस में सीरीज में जोड़ने पर रेजिस्टिविटी भी होगी ρ1 प्लस ρ2। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। तो ये इस टाइप से आपको आपके यूटी के 40 क्वेश्चंस यहां पर पूरे कंप्लीट सॉल्व करवा दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहां कहां आपने गलती करी, कहां कहां आपने क्वेश्चन सही करे। अपने इस वीडियो और पिछली वीडियो को साथ में देखते हुए अपने इन जो MCQs ये जो 40 क्वेश्चंस हैं इनकी एक वर्कशीट तैयार कीजिए। जब हम लोग मिलेंगे तो हम इसको चेक करेंगे, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज भी लाने वाला हूं। प्लीज चैनल के साथ बने रहिए। बेला चाओ। थैंक यू लर्नर्स।